अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो और बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में जो परीक्षा होगी उसमें मेरे 95% बने, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट PYQ कराने जा रहे हैं। सभी मित्र जो देख रहे हों, बच्चे देख रहे हों, अभिभावक देख रहे हों, सभी इस वीडियो को अपने विद्यालय के ग्रुप में शेयर करें, स्कूल के ग्रुप में शेयर करें और भी गांव का कोई ग्रुप हो उस सभी में शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक बच्चों को फ़ायदा मिल सके। हम यूट्यूब पर आपके लिए ये तैयारी करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, तो इसीलिए सबको फ़ायदा मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स को हम करा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की हमने 2 वीडियो डाल दी हैं, देख लेना। उसमें भी हमने PYQ क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए हैं जो पूछे गए हैं, और ऐसे ही विज्ञान के भी हमने डाली थी वीडियो, इसमें 30 PYQ लिए थे और एक्सप्लेन हमने किया था, तो लगभग 60 से 70 प्रश्न बन जाते हैं। तो ऐसे ही अब आज हम हिंदी के PYQ प्रश्न ले रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और जो कि 2027 में आने की प्रबल संभावना होगी। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में फंसेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो मिल सके। इसके बाद हम गणित, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट्स की क्रम बाई क्रम PYQ वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर 2027 बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 की पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पूछा हुआ यहाँ पर कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। प्रश्न पूछा हुआ है 2023 में, जैसा कि आप यहाँ पर येलो कलर में देख पा रहे हो। आपके लिए सन भी हमने लिखवा दी गई है, जिससे कि आपको पता लगे कि प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऐसा ही प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होगी। इसके अलावा देखो ये 2024 में भी आया है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। इसके अलावा ये 2026 में भी आया हुआ है। तो ध्यान रखना, चिंतामणि के रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनाएँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनकी आलोचना भी हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इनकी जो है आलोचना भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आती है रस मीमांसा। रस मीमांसा लिख लेना, नंबर 1 इनकी आलोचना है। नंबर 2 सूरदास और नंबर 3 त्रिवेणी। नंबर 3 त्रिवेणी, तो ये इनकी आलोचना भी है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि आलोचक कौन कहलाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कौन कौन सी इनकी आलोचना है? इनकी रस मीमांसा, सूरदास और त्रिवेणी। और प्रश्न यहाँ पर चिंतामणि पूछा गया है, ये किसकी रचना है? तो आचार्य राम शुक्ल की है। और यह क्या है? यह निबंध है इनका। क्या है? निबंध। तो आपसे उल्टा भी अगले साल पेपर में पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि चिंतामणि की विधा है? विधा मतलब क्या है? निबंध है कि कोई कविता है कि कोई आलोचना है? तो निबंध है। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न से मैंने तुमको 2 से 3 प्रश्न बताने का प्रयास किया है, तो अच्छे से सुनना। वीडियो मोबाइल को आराम से रख के किसी जगह और कॉपी पेंसिल से पूरे प्रश्न को समझना, और जो मैं लिखूं उसको नोट करना। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ठीक है, कट करके बिल्कुल में नहीं देखना, नहीं तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। और पूरा वीडियो देखोगे तो इतना कह रहा हूँ कि 100% आपका स्कोर बनेगा। ध्यान रखना, पूरे आप जो 20 MCQ जाएंगे आपके, 20 में से 20 लाओगे, इस बात की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेहनत करा रहा हूँ, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी तभी आएंगे। प्रश्न सेकंड कह रहा है यहाँ पर गबन किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न पूछा हुआ है 2022, 2023 में भी आया है और 2025 में भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये सन इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि जिससे आप पता लगा सकें प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखो, गबन जो है ये उपन्यास है, ध्यान रखना। तो इसकी विधा आप लिखते जाना कि ये क्या है। तो ये उपन्यास है।
और ये उपन्यास गबन जो लिखा है वो किन्होंने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अब इनके बारे में ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद जी को लिखना, क्योंकि मुझे ज़्यादा संभव नहीं है कि स्क्रीन पर मैं सब चीज़ लिखूं, कुछ मैं बोलूँगा भी, आप लोग लिखते जाना। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहते हैं, ठीक है, लिख लेना। अब इनकी और सारी रचना भी आती है, इनकी काफ़ी सारी रचना है, इनकी उपन्यास हैं, ध्यान रखना। जैसे कि पहली दे रही है गबन, ऐसे ही गोदान भी है इनकी, गोदान, सेवा सदन भी है इनकी, सेवा सदन, ठीक है, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इनकी प्रमुख रचना यानी उपन्यास हैं। इसके अलावा इनकी कहानी भी आ जाती है पेपरों में, ठीक है, इन्होंने कहानी भी बहुत लिखी है, बहुत ही अच्छी है। जैसे नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ये भी कहानी इनकी पूछी जाती है, ये इनकी कहानी है। और इसके अलावा कफन, ध्यान रखना है, कफन, पूस की रात, ठीक है, पूस की रात, ठीक है, ठाकुर का कुआं, ये इनकी प्रमुख रचना है, मतलब कहानी है, रचनाओं में आप लोग ध्यान रखना उनकी, मुंशी प्रेमचंद जी की, और जिन्हें क्या बोलते हैं, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हो आप लोग, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी ग्रुपों में, स्कूल का, ट्यूशन का, गाँव का, कोई भी ग्रुप हो, सब में एक बार शेयर कर दो, बस शेयर कर दो जल्दी से। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आपने शेयर कर दिया होगा, मुझे आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आकाशद्वीप और ममता के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी अमृतलाल नागर, सी प्रेमचंद और डी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न पूछा हुआ 2020, 2021, 2023 और 2025 इतनी सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आकाशद्वीप ध्यान रखना, ये जो है ये आप लोग ध्यान रखना, ये रचना है, और यहाँ पर ये रचना जो है आकाशद्वीप वो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं इनके नाटक, तो नाटक आप लोग ध्यान रखना है कि इनके जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से नाटक। एक तो चंद्रगुप्त, ध्यान रखना, कौन सा गुप्त? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इसके अलावा तीसरा ध्यान रखना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु, एक और है अजात शत्रु, 4 नाटक हैं इनके, अजात शत्रु, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु। इसके अलावा इनका एक महाकाव्य भी आता है, बहुत अच्छा है काव्य, जिसे कामायनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामायनी, ये सबसे प्रसिद्ध है इनका काव्य, कामायनी। ये क्या है? इनका काव्य। उल्टा भी पूछ लेता है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और क्या है इनका काव्य? इसके अलावा और भी काव्य में आते हैं आंसू, लहर, झरना, इनके ही काव्य हैं, ठीक है। और निबंध की बात करें तो इनका जो निबंध है जो है आकाशद्वीप वगैरह, ये निबंध में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेन सुनना, सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? देख लो यहाँ पर, अब ये रचना की पूछ रहा, विधा क्या है? ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो क्या है? निबंध है कि उपन्यास है कि नाटक है कि कहानी है? बताओ। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न जो पूछा हुआ 23 में, और ये 25 में भी आया है, ये प्रश्न 26 में भी आया है। बाणभट्ट के आत्मकथा जो है वो एक उपन्यास है, और किन का है जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लिख लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा
कि वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या है? उपन्यास है। चलिए, प्रश्न अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। सभी ग्रुपों में शेयर करें। 5वां प्रश्न कह रहा है कि साहित्य लोचन के रचनाकार हैं श्याम प्रसाद सुंदर, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न पूछा हुआ है 22 में और इसके अलावा 24 में भी देखा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो पूछा हुआ है वो 22 और 24, ठीक है, इन सनों में पूछा हुआ है। तो साहित्य लोचन के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वीरगाथा काल के प्रमुख कवि कौन हैं? चंद वरदाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। प्रश्न 20, 22, 23, 26 में पूछा हुआ है। तो वीरगाथा काल के कवि जो कहलाते हैं वो चंद वरदाई कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान की उसमें वीर गाथाएँ हैं। और पृथ्वीराज के प्रमुख ये क्या थे? जो कवि थे और मित्र थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट हैं यार। सभी बच्चों, मेरे अभिभावक सभी शेयर कर दें। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे प्रश्न वालों बोर्ड एग्जाम 2027 में सीधे पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। कह रहा है अगला, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली और डी मैथिली। प्रश्न पूछा हुआ है 23 में, 24 में और 25 में लगातार आया है। तो रामचरितमानस की ध्यान रखना है, भाषा पूछी गई है तो इसकी भाषा जो है वो अवधी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। और यह सभी जानते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। इनका जीवन परिचय भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये सब मैं लिखवाऊंगा, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं सब आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। आठवां प्रश्न कह रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली षड़गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न पूछा हुआ है 22 में, 23 में भी और 25 में भी। तो साकेत इम्पोर्टेंट है, ये महाकाव्य है मैथिली षड़गुप्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो अभी हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा, निबंध भी बताया मैंने और काव्य भी बताया था। ये प्रश्न 19 में भी आया है, 23 में भी आया ये प्रश्न और यहाँ पर 25, 26 में भी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यामा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या सरोजिनी नायडू। प्रश्न ये 23, 24, 26 में पूछा हुआ है। तो यामा जो रचना है ध्यान रखना वो महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इन्हें महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी लिख लेना, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको यामा रचना पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट
तो 10 प्रश्न तो आपके ध्यान रखना ये साहित्य से पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न जो आपके आते हैं वो व्याकरण से आते हैं, हिंदी व्याकरण से। तो अब हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ऐसा सेट तैयार कर रहे हैं हम जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया हो सके। तो सभी मित्र देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पहली बार हो, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। प्रश्न 11 कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, शोक, उत्साह। 20 में पूछा हुआ ये प्रश्न, 22 में भी पूछा हुआ है और 26 में भी पूछा हुआ है। तो हास्य रस में केवल हास्य रस होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्थायी भाव पूछता है तो हास्य में हास्य होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। और एक और होता है करुणा, 2 ही हमारे सिलेबस में, करुणा, करुणा रस में जो है शोक होता है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ प्रश्न पूछा भी गया है 12वां, कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, भय, क्रोध या निर्वेद। तो 2 ही सिलेबस में है, एक तो हास्य, हास्य का हास होता है, और करुण का या करुणा का शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 21 और 23 और 26 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 पे पहुंचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न एकदम VIP इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रश्न है ये, ध्यान रखना। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा और डी यमक। प्रश्न 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, हर साल आता है ये प्रश्न, मान लो, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न 19 के बाद 21, 23, 24, 26 में पूछा हुआ है। पीपर पात सरिस मंडोला, ध्यान रखना, इसमें अलंकार जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। चलो आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 15, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24 या 28। रोला छंद के प्रत्येक चरण में बताएं सभी। ध्यान रखना, रोला के छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी सही होगा। या प्रश्न 23 के अलावा 24 में, 25 में और 26 में पूछा हुआ है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि 16वां, सोटा, सोटा नहीं, या सोरटा कर लेना, सोरठा, ठीक है, ऐसे भी आता है। सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं आती हैं? 11, 11, 13, 13, 16, 16, 24, 24। तो ध्यान रखना, सोरठा के प्रत्येक प्रथम और तीसरी में 11, 11 मात्राएं आती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही, माफ़ कीजिए, ए सही होगा, ठीक है। पहले और तीसरे में 11, 11 और दूसरे और चौथे में 13, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, सोरठा में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। और सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है, इतना भी आप लोग ध्यान रखना। और सममात्रिक छंद है ये, ठीक है। और ये चीज़ दोहा में पूछ ले तो सोरठा दोहा का उल्टा है, तो इसके पहले और तीसरे में 13, 13 मात्रा होती हैं दोहा में, ठीक है। दोहा में पहले और तीसरे में 13, 13, और दोहा में दूसरे और चौथे चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यानी आप लोगों को अगर सोरठा याद है तो बस आपका काम हो जाएगा। सोरठा में पहले तीसरे में 11, 11, दूसरे चौथे में 13, 13, सोरठा का उल्टा दोहा है, उल्टा कर दिए, अपने आप आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। और 24 किस्में रोला में आती हैं और चौपाई में 16, 16 आती हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है 22 के अलावा 24 में भी पूछा हुआ है, 25 में भी आया है, 26 में भी आया है।
चलिए, अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लग रहा हो तो सभी मित्र मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दो जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग सभी एक साथ शेयर करें, सबको भेजें, तो हमको भी पता लगेगा कि सभी बच्चे बड़े मन से प्यार से पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की होगी और हम आगे आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे और अच्छी प्रश्न लाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के बिल्कुल फ्री। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए अ, बी अन और सी अनु और डी अह। तो अनुग्रह शब्द में ध्यान रखना अन उपसर्ग लगा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो शब्द में यहाँ शब्द क्या था? अनुग्रह, तो इसमें आगे लग करके, तो इसको अगर तोड़ोगे तो अनु प्लस ग्रह हो गया, और वो भी टूटना चाहिए सार्थक, यानी पीछे का भी अगर कोई चीज़ तोड़ोगे तो वो सार्थक आनी चाहिए। तो ग्रह होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए अनु भी होता है, तो इसीलिए अनु इसमें सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 कह रहा है कि सप्त ऋषि का समास विग्रह क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषि, 7 और ऋषि, ऋषि 7। 23 में, 24 में, 25 में प्रश्न पूछा हुआ है, समास से प्रश्न है। तो सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। ये समास इसमें कौन सा है? तो द्विगु समास है। और द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसका पहला अक्षर संख्यावाची होता है। देखो पहला अक्षर संख्यावाची है ना 7, तो इसी को द्विगु समास बोलते हैं। या त्रिवेणी, तिरंगा, त्रिभुज, ठीक है, चवन्नी, ये इसमें क्या है? सब में द्विगु समास है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट 19वां पूछा हुआ है, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो देखो मैंने द्विगु समास तो अभी समझाया दिया, पहला अक्षर संख्यावाची होता है, तो आप लोग ध्यान रखना। और तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पढ़ोगे पहला अक्षर क्या है? चौ, यानी चौ मतलब 4 राहों का समूह, तो संख्यावाची आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चौराहा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास समझ लो अब, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान है। ऐसे ही लाभ हानि, लाभ हानि, तो दोनों पद प्रधान है, ठीक है। ऐसे ही पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, तो ये दोनों पद प्रधान है, तो ये सब क्या है? उसे बोलते हैं द्वंद्व समास, तो आप लोग ध्यान रखना। और कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष के बारे में बात की जाए। और तत्पुरुष समास जिसमें जो है 7 विभक्ति आती हूँ, ठीक है। चलिए तो इतना आप लोग समझना। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। 20वां प्रश्न है, कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताओ। अनल, पावक, अनिल और वहे। तो अग्नि का होता है पर्यायवाची आग, पावक, अनल, ज्वाला, ये सब होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अनिल जो होता है वो वायु का होता है, ध्यान रखना, वायु या समीर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके में प्रश्न आएंगे 20 ही, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न PYQ लेके आए हैं और एक्सप्लेन भी हम इसीलिए करा रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। प्रश्न पूछा गया, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत्या प्लस द और इत प्लस आदि। तो यहाँ सही इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बी सही हो जाएगा। और इसमें यड़ संधि है, जिसमें भी बीच में आधा अक्षर मिले तो उसमें यड़ संधि होता है। ये 23 में पूछा हुआ है, हालांकि अब सिलेबस में से संधि हटा दी गई है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा हुआ है यहाँ पर फलेन किस विभक्ति और वचन का रूप है?
तृतीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो फल जो है नपुंसकलिंग रूप है, तो फल का जो होगा तृतीया फलेनी होगा, एक वचन विभक्ति होगी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी शेयर कर दें। कह रहा है कि पठामी रूप किस लकार पुरुष और वचन का है। तो ये प्रश्न आते हैं 18 में आया हुआ है, इसके अलावा 20, 25, 26 प्रश्न पूछे जाते हैं ये। तो पठामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो पठामी रूप यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 24 प्रश्न, 24वां। प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, दीपदान एकांगी के लेखक जो हैं वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राम कुमार शर्मा। ठीक है, और पूछता है दीपदान क्या है, एकांकी है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला, ध्यान रखना यहाँ अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन के नाटककार हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या भीष्म साहनी। प्रश्न 22, 23 और 24 में पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृंत या लेखा चित्र। प्रश्न 20 में, 22 में, 23 में और 26 में पूछा हुआ है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा है, ध्यान रखना। और इनकी नीड का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा और भी है, इनको भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। प्रश्न 23 में, 24 में, 25 में, 26 में पूछा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और ये क्या है, इनकी आलोचना है। मैंने बताया था ना, आलोचना। और इसके अलावा इनकी त्रिवेणी सूरदास भी, ठीक है, आलोचना है। और चिंतामणि इनका निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सभी मित्र देख रहे हैं, सभी मेरे बच्चे देख रहे हैं, सभी शेयर कर दें। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है कि सूर सागर के रचयिता हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। ये 19 में, 21 में और 25 में पूछा हुआ है। तो सूर सागर सूरदास होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, साहित्य लहरी और सूर सागर, सुरसावली इन्हीं की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पंचवटी किसकी रचना है। मैथिली गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 22, 24, 25 में पूछा हुआ है। तो पंचवटी रचना है मैथिली गुप्त की, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। और इनकी साकेत भी है, ध्यान रखना। यशोधरा भी एक रचना और पूछी जाती है इनकी, यशोधरा, यशोधरा ये भी लिख लेना। यशोधरा, पंचवटी, साकेत इंपोर्टेंट रचना है। मैथिली गुप्त उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि आंसू किसके काव्य है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत या महादेव वर्मा। प्रश्न 23, 24, 25 और 26 में पूछा हुआ है। तो अभी हमने शुरू में बताया था, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके प्रमुख काव्य हैं, जिसका नाम मैंने बताया था कामायनी। कामायनी है, और आंसू है, लहर है, झरना है। ठीक है, तो इसीलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो ये हमने आपको प्रश्न बताए 30। अब आप सभी बताएंगे मुझे 30 में से आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताया करो कि आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर मैं लेके आऊँ, जिससे कि आप लोग का कोई प्रश्न हो तो और भी क्लियर हो सके, या आपको लगता है कि PYQ इस सब्जेक्ट के होनी चाहिए या इस सब्जेक्ट के होनी चाहिए, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो अपनी राय, ठीक है। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने हिसाब से आपको PYQ करा करके आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 30 प्रश्न थे, 30 के मैंने एक्सप्लेन के साथ हर प्रश्न का एक्सप्लेन कराया, तो लगभग 60-70 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं। इस वीडियो को दोबारा देख लेना और आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।